Hello friends, welcome back to my channel Learn Low Buddy LLP. Today in this video we are going to discuss about the check bounce case, that how to file the check bounce case and what is its procedure. So let's start with the video. So friends, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चेक बाउंस केस के बारे में कि हम चेक बाउंस केस कैसे फाइल करें और उसका प्रोसीजर क्या होता है फाइलिंग का। चेक बाउंस केस में हम एक कंप्लेंट फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है चेक बाउंस का। चेक जो भी बाउंस हुआ है या फिर डिसऑनर हुआ है, जब हमने उसको बैंक में प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए और बैंक ने रिफ्यूज कर दिया अमाउंट को पे करने के लिए ड्यू टू वेरियस रीजंस। कौन कौन से रीजंस होते हैं? इनसफिशिएंट फंड्स, मिसमैच्ड सिग्नेचर, क्लोज्ड अकाउंट, एक्सीडिंग द अरेंजमेंट लिमिट। इसका सिंपली ये मीनिंग है कि जब हम किसी को पैसा उधार में देते हैं, किसी को लोन देते हैं और वो उसके बदले में हमें चेक इशू करता है। जब हमने बैंक में चेक प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए तो बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको पे करने के लिए। उसके कई रीजंस होते हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड्स की उसमें इतने फंड्स ही नहीं है कि वो उतनी अमाउंट पे कर सके, या जिसने इशू किया है चेक उसके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, या फिर उसका अकाउंट ही क्लोज हो गया, या फिर वो जो लिमिट सेट की हुई है उसने उससे ज़्यादा लिमिट में चेक है। तो ये सभी रीजंस होते हैं चेक के डिसऑनर होने के। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो हमारे पास एक लीगल प्रोविजन होती है जिसके अंडर हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये एक क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। किसके अंडर होती है? सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर। अब कुछ कंडीशंस होती हैं कंप्लेंट को फाइल करने के लिए। पहली कंडीशन होती है ड्रोअर मस्ट हैव इशूड अ चेक फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लायबिलिटी। जो ड्रोअर है वो चेक इसलिए इशू कर रहा है क्योंकि उसकी एक लीगली लायबिलिटी बनती है जिसको वो डिस्चार्ज करने के लिए चेक इशू कर रहा है। सो एक लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लायबिलिटी मस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है कि चेक जो है वो बैंक में प्रेजेंट किया जाना चाहिए विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब चेक इशू हुआ है उसके 3 महीने तक जो चेक है वो बैंक में प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा आ गया चेक मस्ट बी रिटर्न्ड अनपेड ड्यू टू वेरियस रीजंस, कि जो चेक हमने प्रेजेंट किया है वो अनपेड होना चाहिए, उसका रीजन आना चाहिए कोई, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड्स, एक्सीड अरेंजमेंट, अकाउंट क्लोज्ड, सिग्नेचर मिसमैच एक्सेट्रा। फोर्थ कंडीशन आती है पेई या फिर जो होल्डर है चेक का उसको एक रिटर्न नोटिस दिया जाना चाहिए ड्रोअर के द्वारा विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ चेक। जब ड्रोअर को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसका जो चेक है वो अनपेड हुआ है ड्यू टू सम रीजन विच इज मेंशन्ड इन द मीमो, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रोअर टू इशू अ लीगल नोटिस विद इन 30 days। ड्रोअर जो है वो विद इन 30 days के अंडर उसको एक लीगल नोटिस जो है वो इशू करना होता है होल्डर ऑफ द चेक को। फिफ्थ कंडीशन आ जाती है ड्रोअर फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस। जब भी ड्रोअर को वो लीगल नोटिस रिसीव हुआ है उसके 15 दिन के अंदर उसको एक रिप्लाई देना होता है उसका, या फिर पेमेंट कर सकता है। अगर उसने कुछ भी नहीं किया, फेल्स टू मेक एनी पेमेंट और रिप्लाई, देन हम जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं। अब आ गया प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट को फाइल करने का। पहला से स्टेप होता है चेक डिसऑनर हुआ होना चाहिए। चेक जो है उसको हमने बैंक में प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए, ये मस्ट है। उसके बाद आता है कि बैंक जो है वो रिटर्न करेगा उस चेक को अनपेड ड्यू टू सम रीजंस विच इज मेंशन्ड हियर, इनसफिशिएंट फंड्स, एक्सीड अरेंजमेंट, अकाउंट क्लोज्ड, और भी कई रीजंस होते हैं वो मीमो में मेंशन करके बैंक वाले हमें देते हैं। उसके बाद जो बैंक है वो प्रोवाइड करेगा एक चेक रिटर्न मीमो, उसमें रीजन स्टेट किया होगा कि क्यों पेमेंट फेल हुई है। नेक्स्ट आ जाता है लीगल नोटिस। जब हमको बैंक से इंफॉर्मेशन मिल गई है कि हमारा चेक जो है वो बाउंस हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है ड्यू टू सफिशिएंट रीजन, देन वी सेंड लीगल नोटिस। फर्स्ट है कि लीगल नोटिस है जो वो सेंड किया जाना चाहिए पेई को ड्रोअर के द्वारा विद इन 30 days
ऑफ रिसीविंग द रिटर्न मीमो। रिटर्न मीमो के आने के 30 दिन के अंदर अंदर जो ड्रोअर है वो पेई को एक लीगल नोटिस सेंड करेगा। उस नोटिस में क्या होगा, वो अपनी पेमेंट जो है चेक की उसको डिमांड करेगा विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट। जब भी ड्रॉई को लीगल नोटिस रिसीव हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो अपनी पेमेंट जो है चेक की उसको डिमांड करेगा नोटिस में। नोटिस में क्या क्या क्लियरली मेंशन होना चाहिए, चेक की डिटेल्स, रीजन कि वो डिसऑनर क्यों हुआ है, और डिमांड की होनी चाहिए पेमेंट की। थर्ड स्टेप आ जाता है वेटिंग पीरियड। 15 दिन का वेटिंग पीरियड होता है लीगल नोटिस सेंड करने के बाद। अगर तो वो पेमेंट कर देता है ड्रॉई, देन वो मैटर वहीं पे एंड हो जाता है। अगर नहीं करता तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप होता है फाइलिंग द कंप्लेंट विद इन 30 डेज। सिंपली चेक डिसऑनर हुआ है जब, उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमने लीगल नोटिस भेजना है। उसके बाद 15 डेज है जो ऊपर वो वेट करनी है उसके रिप्लाई की, रिबटल की। उसके बाद प्लस 30 डेज जो है उसके अंडर अंडर हमें कंप्लेंट फाइल करनी होती है। ये होता है एक लिमिटेशन पीरियड। अगर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की पेई ने, देन जो कंप्लेनेंट है वो एक क्रिमिनल कंप्लेंट उसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट। एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ही बोलते हैं। ये 30 डेज के अंडर अंडर होना चाहिए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डे नोटिस पीरियड। ये नोटिस पीरियड का जो 15 दिन का टाइम है, इसके एक्सपायर होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर जो है कंप्लेंट वो फाइल होनी चाहिए। जो कंप्लेंट हम फाइल करेंगे कोर्ट में वो कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे बैंक ब्रांच जो है पेई की वो लोकेटेड है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स। फिर इसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले मैजिस्ट्रेट क्या करता है, वो एग्जामिन करता है कंप्लेनेंट को और कॉग्निजेंस ले लेता है उस केस की। देन समन्स इशू होते हैं एक्यूज्ड को। फिर एक्यूज्ड को बेल मिल सकती है, उस पे नहीं भी मिल सकती। ये किसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। या फिर उसको पर्सनली अपेयर होने के लिए कहा जाता है थ्रू एन एडवोकेट। उसके बाद आ जाता है स्टेप 6 एविडेंस एंड ट्रायल। जब एक्यूज्ड जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है खुद को, उसके बाद कंप्लेनेंट की एविडेंस होती है, उसमें उसका एफिडेविट होता है और डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होते हैं जिसके द्वारा वो बताता है कि उसका चेक जो है वो डिसऑनर हुआ है। जैसे वो चेक लगाएगा, मीमो लगाएगा, अपनी आधार कार्ड की कॉपी लगाएगा, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देगा। फिर आता है एक्यूज्ड का डिफेंस। एक्यूज्ड जो है वो अपनी लाइबिलिटी को डिनाई भी कर सकता है, उसमें अपने प्रूफ्स दे सकता है वो अपना डिफेंस लेने के लिए। नेक्स्ट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद फिर होते हैं आर्ग्यूमेंट्स और फाइनल सबमिशंस। फाइनल सबमिशन देने के बाद आती है जजमेंट। अगर तो एक्यूज्ड जो है वो केस में गिल्टी होता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होती है, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन, चेक की अमाउंट का डबल, और कोर्ट जो है वो कंपनसेशन का ऑर्डर भी दे सकती है अंडर सेक्शन 357 CRPC। इसके बाद क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी प्रूव हो जाता है, जहाँ तो फिर वो जेल में जाता है, जहाँ फिर उसको फाइन देना पड़ता है, या फिर दोनों ही होता है। उसके बाद जो एक्यूज्ड है वो आगे अपील डालता है। एक्यूज्ड जो है वो अपील डाल सकता है विद इन 30 डेज ऑफ कन्विक्शन। जब उसको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपनी अपील जो है वो डाल सकता है। और अगर जो एक्यूज्ड है वो एक्विट हो जाता है कोर्ट के द्वारा तो कंप्लेनेंट के पास राइट है कि वो रिवीजन या फिर अपील आगे डाल सकता है हायर कोर्ट में। तो आज की वीडियो में हमने चेक बाउंस केस के बारे में जाना, उसका प्रोसीजर जाना कि उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट है जो वो कैसे फाइल करते हैं। Thank you for watching the video. If you like the video, then like, share, comment the video and subscribe the channel, and also click on the bell icon for the notification of more videos.